हेलो बेटा जी, आप लोग इस टॉपिक की काफ़ी डिमांड कर रहे थे। सबको जो है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल लॉ का जो फ्लो चार्ट है या फिर इसका जो हिस्ट्री है पूरा, उसको समझने में और स्पेशली उसको राइट डाउन करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो आई मेड अ फ्लो चार्ट एंड हम पॉइंटर्स मिक्स करके इसको आप आंसर में एज इट इज प्रेजेंट कर सकते हैं। इट विल गिव यू फुल मार्क्स। ये टॉपिक आपको जो है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल लॉ, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, ये 3 से 5 नंबर में कहीं पे भी टीचर दे सकती है और ये आता है पेपर में। और आप काफ़ी चीज़ें कट चुकी हैं तो इसके आने के भी चांसेस बन जाते हैं। तो मैं फटाफट आपको जो है समझा देती हूँ कि एक एक पॉइंटर क्या है। तो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल लॉ की, इंटरनेशनल लॉ की शुरुआत हुई कहाँ से, ये इंटरनेशनल लॉ वर्ड ही कहाँ से आया है, इसके बैकग्राउंड में क्या था कि इंटरनेशनल लॉ का इवॉल्वमेंट हुआ है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ की बातें जो थी, ये सिस्टम जो था ये बहुत पहले से चला आ रहा है, बहुत ही डिफरेंट लेवल पे इंटरनेशनल लॉ था। इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें होती थी और इसको हम बहुत पुराने टाइम पीरियड से भी देख सकते हैं, बहुत पुराने कल्चर्स के साथ भी देख सकते हैं। सो दिस सिस्टम वाज प्रेवलेंट इन डिफरेंट टाइम पीरियड। ये इंटरनेशनल सिस्टम्स का, इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल लॉ, ये सब बहुत पुराने टाइम से होता आ रहा था डिफरेंट टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड के एग्जाम्पल दिए इन्होंने यूरोपियन रेनेसां और डिफरेंट सिविलाइजेशंस के अंदर भी ये होता आया है। डिफरेंट सिविलाइजेशंस का इन्होंने एग्जाम्पल कोट किया है, रोमन एम्पायर एंड एंशिएंट मिडल ईस्ट। सबसे पहले उन्होंने बोल दिया कि ये इंटरनेशनल लॉ कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले से चलती आ रही है और डिफरेंट टाइम पीरियड्स में और डिफरेंट सिविलाइजेशन में ये रह चुकी है। सेकेंड पॉइंट, 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी एक ऐसा समय है जब आपका इंडस्ट्रियल एरा आ चुका है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी है और यूरोप के लोग दूसरे देशों में जा रहे हैं वहाँ पे अपनी पावर को दिखाने के लिए, अपनी ग्रोथ को दिखाने के लिए। तो ये एक ऐसा समय मिड 19th सेंचुरी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत स्कोप पे थी। आपका यूरोप की जो अलग अलग कंट्रीज थी वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी, एक्सपांड कर रही थी, प्रोडक्शन वाइज, इकोनॉमी वाइज दे वर मतलब बड़ा ही बड़ा इनका सारा काम होता जा रहा था। तो इनके अंदर अब क्या हुआ, यूरोप में कोई एक कंट्री तो है नहीं, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो इन सब के अंदर भी थोड़ा थोड़ा कंपटीशन स्टार्ट हो गया था कि आपका स्पेन इज़ मच बेटर देन जर्मनी, जर्मनी इज़ बेटर देन फ्रांस, ये एक अलग, इंग्लैंड अपना एक अलग कहानी कर रहा है। तो इनके अंदर एक कंपटीशन स्टार्ट हुआ और इनका 3 चीज़ों पे बड़ा फोकस गया। सबसे पहले स्टेट सोवरेनिटी। स्टेट सोवरेनिटी का मतलब है कि हमारे देश के मामले में कोई दूसरा देश ना बोले। जर्मनी के मामले में फ्रांस नहीं बोलेगा, फ्रांस के मामले में इंग्लैंड नहीं बोलेगा, इंग्लैंड के मामले में स्पेन नहीं बोलेगा। तो कोई कंट्री दूसरी कंट्री के मामले में टांग ना अड़ाए। सबसे पहले तो उन्होंने स्टेट सोवरेनिटी पे फोकस किया। उसके बाद डोमेस्टिक ज्यूरिसडिक्शन की, हमारे देश में हमारा कानून चलेगा, आपके देश का कानून नहीं चलने देंगे। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है। तीसरा नॉन इंटरवेंशन की, हमारे मामले में कोई ना आए, विल डील द वे वी वांट टू डील विद आवर वर्किंग सिस्टम, विद आवर सिटीजन्स, एनीथिंग। तो इन 3 चीज़ों पे बहुत फोकस हुआ। अब ऐसा करते करते क्या हुआ कि यूरोपियन कंट्रीज काफ़ी पावर में आ गई और जब पैसा और पावर दोनों आ रहा होता तो नशा चढ़ता है दिमाग में, ठीक है, जाने वो कौन सा नशा करता है और कहता है दगा करता है, काइंड ऑफ। तो इनके अंदर नशा आया दूसरी कंट्रीज़ को अपना गुलाम बनाने का। तो यूरोपियन जो है आपका एशियन कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, इंडिया में, सब जगह है, यहाँ पे कॉलोनीज़ बना दी, इनको अपना गुलाम बना दिया। और जब आप अपना गुलाम बना लेते हो किसी को तो वहाँ पे अपने रूल्स चलाते हो। तो ऐसे ही यूरोपियन कंट्रीज़ ने, यूएस वगैरह ने क्या करा, इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ को जो है अपना कॉलोनी बना लिया और अपने रूल्स चलाने लग गए, जिससे इंटरनेशनल लेवल के रूल्स अलग अलग कंट्रीज़ में अप्लाई होने शुरू हो गई। यूरोप के रूल्स इंडिया में लग रहे हैं, अफ्रीका में लग रहे हैं। तो इस तरह से जो है एक कंट्री के रूल दूसरी कंट्रियों पे अप्लाई होने लगे। तो इंटरनेशनल लॉ की शुरुआत यहाँ से हो गई, आज वाला इंटरनेशनल लॉ। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ एक्चुअली में ये वर्ड, सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ वर्ड जो उठाया गया था वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उठाया गया, ठीक है, कि पूरे दुनिया के लेवल पे कानून बनाने की जरूरत है, पूरी दुनिया के लेवल पे सोचने की जरूरत है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी के अंडर जो है ज्यूज को मारा गया था, होलोकॉस्ट, ठीक है ना, होलोकॉस्ट बोलते हैं। उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत आ गई थी इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स बनाने की, इंटरनेशनल लेवल पे लॉज बनाने की, सारे दुनिया की इकोनॉमी की बैंड बज गई थी, सारी कंट्रीज़ को एक साथ ऊपर उठाने की, उनकी इकोनॉमी को ग्रो करने की। इन सब चीज़ों के लिए इंटरनेशनल लॉ का वर्ड एग्जिस्टेंस में आया। एंड इस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई। सबसे पहले जिन जिन कंट्रीज़ को गुलाम बनाया गया था वहाँ पे रैपिड डीकॉलोनाइजेशन हुई, उनकी कॉलोनीज़ को छोड़ा गया, वहाँ से अंग्रेज़ लोग भागे, ठीक है। तो 47 में जैसे हिंदुस्तान को आज़ादी मिल गई
तो ये सब चीज़ें इस टाइम पे हुई थी, रैपिड डीकॉलोनाइजेशन। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट, भाई कॉलोनी हटी हैं तो नए नए देश बने। उस टाइम पे इंडिया आया, आपका अफ्रीकन कंट्रीज आई, वियतनाम वगैरह, ये सब अपनी जो है एग्जिस्टेंस के अंदर आई। तो अब इनको अपने जो हैं, अब ये कॉलोनीज थी पहले, तो कुछ ये ब्रिटिशर्स के रूल अपने अंदर रख चुकी थी। तो अब क्या हुआ था, आज़ाद होने के बाद इन्होंने कुछ रूल्स तो अपने कल्चर के रखे और कुछ रूल्स दूसरी जो इंपीरियल कंट्रीज थी जिन्होंने इनके ऊपर राज किया था, साम्राज्य किया था, उनके भी रूल्स को मिक्स कर दिया। तो एक मिक्सिंग सा कल्चर हो गया था हर कंट्री के अंदर जो कॉलोनी रह चुकी थी। इसलिए यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की बातें, इंटरनेशनल लॉ की बातें, इंटरनेशनल राइट्स की बातें उठने लगी। फिर आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी लीग ऑफ नेशंस एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी यूनाइटेड नेशंस। इसके बाद क्या हुआ, लीग ऑफ नेशंस फ्लॉप हो गई थी क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड वॉर 2 हो गई थी। तो अगर वर्ल्ड वॉर 2 हो रही है तो लीग ऑफ नेशन तो अपना काम कर ही नहीं पाया, वो कहीं ना कहीं वॉर को रोक ही नहीं पाया, तो लीग ऑफ नेशन फ्लॉप हो गया। यूनाइटेड नेशन आया जो भी काफ़ी स्ट्रेंथन पावर उसको मिली, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ उसको दी गई। एंड इस टाइम पे जो है इंटरनेशनल लॉ एक्चुअली में फुल फॉर्म में वर्क करने लगा फ्रॉम 1945 ऑनवर्ड्स। एंड उसकी जो यूएन है और उसके ऑर्गन्स हैं आज भी इंटरनेशनल लॉ के मामले में काफ़ी पावरफुल हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है आप पूछिए मुझसे।